So today we are going to start our first chapter, that is basic concepts of chemistry. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोग को समझना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक का हमारे पिछली क्लास से क्या रिलेशनशिप है ना, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बाय द वे हम लोग को पढ़ते समय कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है या कोई चीज़ ऐसा है कि जो कि ऐसा टर्म है कि वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम अगर पिछली क्लास की किताब में उस टर्म को देखेंगे तो वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा होगा, तो उसको हम समझ सकते हैं और उसका हेल्प लेकर के फिर हम उससे रिलेटेड जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और उनका रिलेशनशिप हमारे पिछली क्लास से कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप को समझना बहुत आसान कर देगा हमारे पढ़ाई को, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को कुछ फंडामेंटल टर्म्स पढ़ने हैं जो कि आप बहुत छोटे क्लास से सुनते आए हैं, ठीक है, जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है। आपने इन सब वर्ड्स को जरूर सुना होगा और बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे इसके बारे में, क्योंकि कोई हार्ड टर्म नहीं है ये, ठीक है। उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कुछ और उसमें अपने कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। जो भी हमारी कॉन्सेप्ट है अब तक उसमें कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आपने जरूर पढ़ा है इसको, ठीक है, चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, उसके 10th तक के सिलेबस में किसी न किसी क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें क्लास 8th ICSE का सिलेबस, तो उसमें ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। वहीं पर आप जाइए क्लास 9th CBSE बोर्ड का सिलेबस, तो वहाँ पर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बोर्ड से हम लोग पढ़ाई करें तो साइंस जो होती है वो नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि साइंस क्लास 10th लेवल का जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी बोर्ड से पढ़े, तो उसको नॉलेज जो होगी बराबर होगी। हाँ, ये है कि अगर उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है तो फिर वो नॉलेज में डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है। तो ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस हम 5 पॉइंट याद कर लें, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको समझ में नहीं आई, वो आपने बस मेमोराइज कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझना है कि उस डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया उसमें कौन कौन सी बात की गई, क्यों किया गया, ठीक है, उस समय का जो रिसर्च बैकग्राउंड था वो कैसा था, क्यों नहीं बहुत सारी चीज़ बता दी गई एटम के बारे में। और आज का जो हमारा एटम का कॉन्सेप्ट है उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता तो शायद हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे होते, है ना, क्योंकि आज की जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एक दिन में नहीं बनी है, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज भी अगर हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज का जो भी हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटम्स के रिगार्डिंग, उसमें इसका कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। अदरवाइज बाकी थ्योरीज के तरह इसको भी हटा दिया गया होता है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, कभी कभी मैंने बच्चों को डिस्कस करते हुए सुना है कि वो ये बात कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इसको देने की, किसने ये बना दिया केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसका एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जब हम समझेंगे इम्पॉर्टेंस तभी वो इम्पॉर्टेंट लगेगा, नहीं समझेंगे केवल बस मेमोराइज करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि फालतू का चीज़ है, बिना मतलब का हम लोग इतना सारा चीज़ पढ़ रहे हैं जो पुरानी थ्योरी है, जो आज बहुत सारा चीज़ आज बदल गया लेकिन हम पुरानी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो पुरानी चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि नया चीज़ को समझने के लिए पुराना चीज़ को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पढ़ना होगा। और इसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
ठीक है। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ऐसे लॉज को हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये भी हमारे किसी भी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 10th लेवल तक इंक्लूडेड है, ठीक है। चाहे सीबीएसई की बात करेंगे तो क्लास 10th में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें आईसीएसई का तो उसमें 8 में भी जिक्र है, 9 में भी जिक्र है और 10 में भी जिक्र है, थोड़ा थोड़ा करके सब में डिवाइड किया गया है। इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद से एवोगैड्रोज लॉ है, गैलुसैक्स लॉ है, ये सारे लॉ को हम लोग को इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, ठीक है। और उसके एस्पेक्ट को समझना है। एस्पेक्ट को समझने का मतलब क्या हुआ, केवल आप उसको वो लॉ क्या कहता है वही केवल याद नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। वहीं पर क्लास 8th में, 9th में, 10th में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वहाँ डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। डायरेक्ट बच्चे को याद है, लिख देता है। लेकिन क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा, वो 2-3 रिएक्शन लिख देगा और पूछा जाएगा उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब 4 रिएक्शन लिखा गया है और आपसे पूछा जाता है कि ये 4 रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो जो समझा रहेगा वही तो बता पाएगा। डिफिनीशन याद कर लेने से किसी भी टर्म का हम रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं कि रीजन के साथ हम बता सकें कि क्यों ये फॉलो कर रहा है और क्यों ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी पूरी जो पढ़ने की तरीका है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और मैं शुरू से आपको यही कह रहा हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट आप देखिए तो ये जो है सीबीएसई के सिलेबस में 9th में है, आईसीएसई के सिलेबस में ये 10th में है। मैं बार बार ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, कि ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हमारे क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। हो सकता है कि आपने स्किप कर दिया हो, ठीक है, या टीचर ने आपको पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया हो, आपने छोड़ दिया वो लेसन ही, वो टॉपिक ही छोड़ दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है तो वो है मोल कॉन्सेप्ट। यानी चैप्टर जब पढ़ चुके होंगे हम लोग तो हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं बन पा रही है लेसन कंप्लीट होने के बाद, इसका मतलब है आपको लेसन को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कि हम नेक्स्ट स्टेप पे तभी जा सकते हैं जब पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाए। तो ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ये थ्रू आउट दी syllabus of chemistry, यानी not only in the intermediate level, even if you are in the graduation level and you have chemistry as a subject, then at that time you will feel that mole concept is very important, है ना। किसी भी क्लास में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को दिए जाते हैं उसको हम समझ सकें कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसका जो बेस है वो क्लास 11th में ही है। यहाँ पर अगर समझ लेंगे तो 12th में भी समझ में आएगा। उसके आगे अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किया तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। पहले तो मोल का डिफिनीशन होगा, फिर मोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, और फिर इम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी आपने 10th तक के सिलेबस में पढ़ा है, चाहे आप किसी बोर्ड से पढ़ाई किए हों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स ये एक नया चीज होगा आपके लिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपने 8th, 9th, 10th के सिलेबस में इसका डिस्कशन किया भी होगा तो बहुत नेग्लिजिबल किया होगा। जैसे ग्राम पर लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग सभी बच्चे उससे फैमिलियर हैं, लेकिन मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे टर्म्स आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। क्लास 10th तक में आपने ये टर्म्स
सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं सुना होगा। बाय द वे अगर किसी ने आपको बता दिया है तो सुने होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये सब टर्म्स क्लास 10 तक के सिलेबस में नहीं है। तो देखिए आखिर ये 11th है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐड होगा ना। क्लास 10th में जितना पढ़ना था उतना ही अगर 11th में पढ़ना होता तो फिर ये अलग क्लास क्यों बनता है। जाहिर सी बात है कि कुछ बेसिक चीज़ है और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा मैंने यही कहा था कि अगर आप जब बेसिक चीज़ पढ़ते हैं तो 3 स्टेप मैंने कहा कि पहले आपको खुद से पढ़ना है किताब, फिर टीचर का लेक्चर अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद से आप किताब पढ़ लीजिए। ये 3 बार हो गए। आपको नहीं समझ में आया, कुछ टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, बेसिक बुक उठा लीजिए। ठीक है, जैसे आप बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि क्या हम 10th की पूरी बुक पढ़ने के बाद 11th पढ़ना स्टार्ट करें। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो पूरा आपका 11th भी पीछे हो जाएगा, 10th तो आप ऑलरेडी पास आउट हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 11th के सिलेबस में जो पार्टिकुलर टर्म आपको नहीं समझ में आता है वही पार्टिकुलर टर्म 10th की किताब में, 9th की किताब में, 8th की किताब में खोज के हमको पढ़ना है। 10th, 9th, 8th का अब लेसन बाय लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आपने मोल यहाँ स्टार्ट किया पढ़ना, हो सकता है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो रही है, 2 बार 3 बार आपने पढ़ने का प्रयास किया, लेक्चर को अटेंड किया, कई बार लेक्चर को रिवाइज किया, 2-3 बार देखा, फिर भी नहीं समझ में आया, तो आपको एक बार बेसिक बुक को उठा लेना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th में अगर आप ICSE बोर्ड के होंगे, क्लास 10th की बुक आपने पढ़ा है उसको उठा लीजिए, थोड़ा सा देखिए उसमें। 9th की बुक उठा सकते हैं अगर आप CBSE के हैं तो। ठीक है, या और कोई भी बोर्ड के होंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि बोर्ड के सिलेबस में 10th तक के सिलेबस में ये जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन बहुत बेसिक वे में, डिटेल नहीं बताया गया है। डिटेल कहाँ बताया जाता है? क्लास 11th में। ठीक है, ये एक नया चीज़ जुड़ रहा है, तो जब आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी समझ में आएगा। जैसे मोलैरिटी, इसमें एक टर्म है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने कैलकुलेट करना सीख लिया तो मोलैरिटी भी निकालना आप सीख लेंगे, क्योंकि बस नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी लीटर में उसकी जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का, उससे डिवाइड कर देंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी, और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ ऐड किया जा रहा है वो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये भी टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल टर्म्स से। ठीक है, अच्छा अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें कि ये पूरा यूनिवर्स जो है किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में पूरा जो यूनिवर्स है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मास प्लस एनर्जी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, मास एंड एनर्जी। 2 चीज से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अच्छा, आपने आइंस्टीन का एक बहुत फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², ये जरूर आपने सुना होगा। ठीक है, और आइंस्टीन से हम बहुत फेमिलियर भी हैं बिकॉज ही इज ए वेल रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स जो है अपने आप में एग्जैक्ट साइंस है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये भी फिजिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी ये फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है मास और एनर्जी 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब एनर्जी की हम लोग बात जो है थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। मैंने आपको सिलेबस बताया था, वहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर हमारा, वहाँ पर पूरा बात हम लोग एनर्जी का करने वाले हैं। एनर्जी कैसे फ्लो होता है, एनर्जी एक बॉडी में कितने फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी कन्वर्ट होता है तो क्या 100% कन्वर्जन होता है कि उससे कम होता है, ये सारी बातें जो हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे।
यानी एनर्जी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस है, उसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसकी स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। इस चैप्टर में जो फंडामेंटल टर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं वो मास से रिलेटेड होगी। ठीक, तो सबसे पहले मास को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास इज ए मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, बेटर यू कैन राइट मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में, ठीक है, कोई भी हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसके मास का मतलब हुआ कि उसमें कितना मैटर है। ठीक है, अब ये मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग which occupies space, मतलब वॉल्यूम, एंड हैज मास। इसी के टर्म्स में मैटर को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि मैटर ऐसा कुछ भी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, जैसे सिंपली अगर कहें तो एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का जो है छोटा सा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, तो ये एक हमारा मैटर हुआ। क्यों? क्योंकि इसको कहीं भी रखेंगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से एयर जो है, एयर भी क्या है? इट इज ए मैटर, क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे तो कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके चारों तरफ जो है एयर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि वो एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग लोअर क्लासेस में किया करते थे कि एक बैलून है, उसमें अगर हम लोग एयर फिल करें तो ये बैलून का शेप चेंज हो जाएगा। और शेप चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एयर जो है बैलून के अंदर जाकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इस तरह से जो भी मैटर है वो पार्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अच्छा, अब इस मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो मैटर को अगर हम लोग फिजिकली क्लासिफाई करें, मतलब फिजिकली क्लासिफाई करने का मतलब है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकली किस फॉर्म में वो पाया जा सकता है। तो ये 3 तरह का बताया जाता है। 3 स्टेट हो सकते हैं इसके: सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फिजिकल फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको केमिकली क्लासिफाई करें, केमिकली, ठीक है, तो केमिकली क्लासिफाई करेंगे तो जो मैटर है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सबस्टेंस। ठीक है, यानी मैटर को अगर हम लोग केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो ये या तो मिक्सचर हो सकते हैं या फिर प्योर सबस्टेंस हो सकते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है? जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं तो जो चीज़ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। और 2 या 2 प्योर सबस्टेंस में कहूँ, ठीक है ना, यानी द सबस्टेंस फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग 2 or more pure substances are called mixtures। ठीक है, कहीं पर भी अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टेंस को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो हमको मिला उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर हमको 500 ml वाटर दिया गया, ठीक है, एक बीकर में 500 ml प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है, तो ये एक प्योर सबस्टेंस हुआ। और यहां पर एक स्पून में कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड रखा गया है 2 ग्राम। 2 ग्राम
सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये सॉल्ट को इसमें ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है वाटर में सॉल्यूशन, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट है जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, और सॉल्ट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, वो दोनों घुल गए, डिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो मिला आपको सब्सटेंस, उसको हम लोग कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये कि प्योर सब्सटेंस जब एक दूसरे से मिक्स किए जाते हैं तो जो सब्सटेंस मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अच्छा, अब जो प्योर सब्सटेंस है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि डिफिनीशन याद करना है बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये खुद जो है जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ों को, इसी तरह से आप भी खाली समय में खुद एक इमेजिनेटिव क्लास समझ सकते हैं। अपने आप को एक ऐसे क्लास में आप फील कर सकते हैं कि आप एक क्लास में खुद ये सब चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, खुद भी हम लोग को बोल करके ये बताने का प्रयास करना चाहिए कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि जो पूरा जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट में बना है, मास और एनर्जी। ठीक है, अब मास क्या होता है, तो मास इज ए मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मैटर है उसी का जो पैमाना है उसी को हम लोग कहते हैं मास। मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, फिजिकली तीन टाइप के हो सकते हैं फिजिकल स्टेट, इनके फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन इससे हम लोग को कोई बहुत मतलब नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, कल मैंने आपको बताया था जो 5वां चैप्टर है हमारा, 5th चैप्टर, ठीक है ना, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में इन्हीं चीज़ों की हम लोग को बात करनी है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, इनमें क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग को डिटेल में गैसेस स्टेट के बारे में और उससे रिलेटेड लॉज को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर जो फंडामेंटल टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे। तो केमिकली इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होते हैं, सबस्टेंस फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग टू और मोर प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है, और प्योर सबस्टेंस मतलब विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस क्या हुआ, ए सैंपल विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टेंस। जैसे ये चौक मैंने हाथ में लिया है, अब ऐसे ही चौक मैंने 20 पीसेस चौक मैंने हाथ पे रखा है, तो ये एक ही सबस्टेंस है, तो ये प्योर सबस्टेंस हुआ। ठीक है, हमने सैंड कलेक्ट किया और प्योर सैंड है, उसमें और कोई चीज़ मिक्स नहीं है, केवल एक तरह के सबस्टेंस है, तो आपका प्योर सबस्टेंस हो गया। वाटर 500 मिलीलीटर मैंने यहाँ लिया है, ये प्योर वाटर कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी चीज़ डिजॉल्व नहीं है। ठीक है, तो प्योर सबस्टेंस में केवल एक तरह के सबस्टेंस होंगे, जबकि मिक्सचर में क्या होगा, एक से ज़्यादा तरह के सबस्टेंस एक दूसरे में मिले होंगे। ठीक है, अब ये प्योर सबस्टेंस जो है इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और उसी तरह से मिक्सचर्स को क्लासिफाई किया गया है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, मिक्सचर्स को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, यानी मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. In the same way, pure substance may be of two types, elements or compounds.